नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी अखिलेश यादव के गंगा डुबकी से शुरू हुई सियासत की, महाकुंभ में चौथे दिन आए श्रद्धालुओं की और एक बार फिर केजरीवाल के जेल जाने की खबरों पर। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपने मटिया महल से अपना उम्मीदवार बदला, अब आले मोहम्मद इकबाल लड़ेंगे चुनाव। मुंबई सबसे सुरक्षित शहर, सैफ अली खान पर हमले के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, 9 प्रत्याशियों की घोषणा। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। सैफ अली खान पर हमले को लेकर पुलिस का बड़ा अपडेट, आरोपी की हुई पहचान। छत्तीसगढ़ के बासामुंडा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई। आज सोने चांदी के दाम में दिखा बदलाव, 78,850 रुपया पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में लौट रहा निवेशकों का भरोसा, सेंसेक्स निफ्टी तीसरे दिन हरे निशान पर बंद। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। देश में 144 साल बाद महाकुंभ का आगाज हुआ है। करोड़ों लोग हर दिन वहां गंगा स्नान करने जा रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, जिसको लेकर योगी सरकार ने काफी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ के शुरू होने से पहले वहां की व्यवस्था की खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। कभी वो वहां की सुरक्षा की व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं तो कभी वहां का कोई वीडियो शेयर कर सरकार को घेरने का काम करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जवाब भी दिए जाते रहे हैं और ताने भी। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश की गंगा में डुबकी लगाते हुए तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने भी शेयर की हैं, लेकिन ये फोटो ऐसे मौके पर सामने आई हैं जब मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव के करीबियों की तरह से उनकी हरिद्वार यात्रा को निजी बताए जाने के बावजूद उसमें सियासी महक महसूस की जा रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल करीब करीब वैसा ही हो गया है जैसे लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिला था। फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी नेता अवधेश प्रसाद के सांसद बच जाने से खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। उपचुनाव से पहले प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इसको लेकर अखिलेश यादव के तेवर वैसे ही है जैसे अयोध्या में मंदिर उद्घाटन के समय दिखे थे। योगी आदित्यनाथ की तरह से महाकुंभ का नियंत्रण दिए जाने पर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐतराज जताया था। खास बात यह है कि अखिलेश यादव 13 जनवरी को ही हरिद्वार पहुंचे थे, जिस दिन प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हुआ था। उनकी हरिद्वार यात्रा निजी बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जन करने के लिए गए हैं। हालांकि हम मान लेते हैं कि यात्रा निजी थी, लेकिन तस्वीरें तो अखिलेश यादव ने ही शेयर की थी और वो भी मकर संक्रांति के मौके पर। और ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बने माहौल के बीच सवाल किया जा रहा है कि अखिलेश महाकुंभ नहाने जाएंगे या नहीं। ये सवाल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल पूछा जा रहा था कि निमंत्रण तो मिला है, राम मंदिर उद्घाटन में जाएंगे या नहीं। इन सवालों का जवाब अब अखिलेश यादव अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि वो कुंभ नहाने कब जाएंगे। आपको बता दें, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार घोषित करने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। अयोध्या सांसद के नाम से शोहरत बटोर रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।
एक ही जाति के दोनों उम्मीदवार हो जाने से मुकाबला जोरदार तो होगा ही, बाकी दलित और ओबीसी वोट निर्णायक भूमिका भी निभाएंगे। बाकी हकीकत तो 8 फरवरी को ही सामने आएगी। खैर, रुख करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की ओर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई थी। 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा। मुख्य या मंच गंगा पंडाल होगा, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाहन करेंगे। ऐसे में मौनी अमावस्या पर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि महाकुंभ मेले में आने वाले अनुमानित 10 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संगम क्षेत्र में बिजली, पानी, परिवहन और ट्रेनों की सुविधा के समुचित समन्वय पर विशेष ध्यान देने को कहा है। बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान पर्वों पर अब तक 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। वहीं संगम क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाने और घाटों की वेरिएंटिंग को लेकर भी कार्य प्रगति पर है। प्रशासन का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी 21 और 22 जनवरी को संगम के किनारे कैबिनेट बैठक भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे अमृत स्नान की तैयारियों को और पुख्ता किया जा सके। प्रशासन ने अगले अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली है, जिससे अगले स्नान पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जाहिर है, इस बार महाकुंभ में आस्था और आध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ साधु संतों की विविधता, हठ योगियों के विशेष प्रदर्शन और विदेशी भक्ति की उपस्थिति ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया है। इस आयोजन में आईआईटी इंजीनियर से साधु बने बाबा अभय सिंह, कांटों पर लेटने वाले बाबा मलंग और जापान से आई महिला साध्वी जैसे संत विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ अब सिर्फ आस्था का मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का एक अद्भुत मंच बन चुका है। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ खबरें अब तक की अगली रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी दलों के बीच सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। वहीं चुनाव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। जी हां, दिल्ली के मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत आन पड़ी है और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या फिर वो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, यानी कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें, ईडी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब ईडी दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मुकदमा चला सकती है। मुकदमा चलाने की मंजूरी तो पहले ही मिली हुई थी, लेकिन ये खबर ऐसे वक्त आई है जब केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए नई विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया है। हालांकि सवाल जो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जा रहा है कि ऐन चुनाव से पहले कार्रवाई की अनुमति देकर वह क्या हासिल करना चाहते हैं। अब तक तो यही देखने को मिला है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से घेरने की कोशिश हुई है, केजरीवाल बचने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही निकालते हैं। और अब तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी दिल्ली के मोर्चे पर धावा बोल चुके हैं। जब अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था, तब वो खामोश रहे। जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। बेशक कानूनी और व्यवहारिक मजबूरियां वजह रहीं, लेकिन ये फायदा तो हुआ कि राजनीतिक विरोधियों को हमले के लिए नई रणनीति बनानी पड़ी और केजरीवाल के साथ साथ आतिशी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नई रणनीति बनानी पड़ी है।
अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत से कैसे निकलेंगे और जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या वे एक बार फिर जनता का ये भरोसा दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे उनके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अब तो आम आदमी पार्टी ये आसानी से समझ सकती है कि चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय द्वारा ईडी को केस चलाने की इजाज़त देना साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ दुश्मनी का भाव रखती है और उन्हें झूठे आरोप में फंसा रही है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमले से पूरे देश में सनसनी है। चोरी करने आए अटैकर ने गुरुवार को सैफ अली खान पर हमला कर दिया। चोर के इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए। अभी सैफ अली खान की लीलावती अस्पताल में सर्जरी हो रही है। अब तक अटैकर की पहचान नहीं हुई है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अब सैफ अली खान पर देर रात हुए जानलेवा हमले के बाद मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सैफ पर हुए हमले के बाद मुंबई में अपराध, हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बाल शोषण के आंकड़े टटोले जाने लगे हैं। आइए इस हवाले से मौजूद कुछ आंकड़ों को उलट पुलट कर देखें। आपको बता दें, एनसीआरबी के 2023 के आखिर में प्रकाशित हुए आंकड़े मुंबई को लेकर काफ़ी चिंताजनक हैं। साल 2022 में दर्ज होने वाले कुल आपराधिक मामले में मुंबई अपराध के 69,289 मामले के साथ दूसरे नंबर पर रही। अगर अपराध के आंकड़ों में थोड़ा और भीतर घुसें तो पाएंगे कि 2022 में मुंबई में कुल 135 हत्याएं हुई थीं। मेट्रो शहरों में दर्ज होने वाली हत्याओं में मुंबई तीसरे नंबर पर रही। मुंबई में जो 135 मर्डर हुए उसमें 63 विवादों से जुड़े थे। बाकी के 22 निजी बदले, 7 प्रेम प्रसंग के मामले और 6 डकैती और 5 निजी फायदे के लिए की गई हत्याएं थीं। अगर अपहरण की बात की जाए तो यहाँ भी शहर में दिल्ली के बाद मुंबई का ही नंबर रहा। मुंबई में 2022 में 1754 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे, जो दिल्ली के बाद किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा थे। अगर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की बात की जाए तो इसमें भी दिल्ली के बाद मुंबई का स्थान रहा। 2022 में मुंबई में 6176 मामले ऐसे दर्ज हुए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े थे। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि मुंबई अपराध के मामले में दिल्ली से भी आगे निकल रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।